चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखें, हमने अपना ये जो कैफ 2 का कोर्स है, ये इनकम टैक्स के एरिया से स्टार्ट किया। इनकम टैक्स के एरिया में भी इस तरह से हमने अपने कोर्स का स्टार्ट किया कि पहले हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का ओवरऑल फॉर्मेट कवर किया, और उसके बाद फिर हमने चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दैट इज सेक्शन 4 कवर करना स्टार्ट किया। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन था जिसकी कुछ समरी वर्डिंग्स थी। इट टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द ईयर। टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द ईयर। मैंने आपसे कहा था कि चार्जिंग सेक्शन का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो चार टर्म्स निकल के सामने आती है। नंबर वन, व्हाट इज टैक्स। नंबर टू, व्हाट इज इनकम। नंबर थ्री, व्हाट इज पर्सन। एंड नंबर फोर, व्हाट इज टैक्स ईयर। अभी तक मैंने इन चार टर्म्स में से सिर्फ एक टर्म समझी है, दैट इज टैक्स ईयर। अभी पर्सन का कॉन्सेप्ट रहता है, टैक्स की और इनकम की डेफिनेशन रहती है। लेकिन उन फर्दर कॉन्सेप्ट को कवर करने से पहले हमारे पास कुछ जनरल बातें हैं, जिनको हम नाम दे रहे हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। देखिए, ये जो बातें या ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मैं आपको कवर करवाने लगा हूं, इसकी क्या रेलेवेंस है, इसको क्यों कवर करवाया जा रहा है, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। देखिए, टैक्स लॉ की बात करें, किसी भी टैक्स लॉ की बात करें, किसी भी लॉ की बात करें, लॉ एक क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है, लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो जब भी हम लॉ की किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो टैक्स लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी कानून हो, जब भी कोई सब्जेक्ट एक क्वालिटेटिव सब्जेक्ट होगा या थियोरेटिकल सब्जेक्ट होगा, तो इस तरह के मैटर में या इस तरह के सब्जेक्ट में हमेशा एक मार्जिन रहेगा, हमेशा एक रूम रहेगा कि लोगों के दरमियान इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं लॉ का एक सेक्शन पढ़ूं, मैं उस सेक्शन को पढ़कर कोई और बात समझूं, ये उस सेक्शन को पढ़कर कोई और बात समझ रहा हो, और ये उस सेक्शन को पढ़कर कोई और बात समझ रहा हो। लॉ में इंटरप्रिटेशन के डिफरेंसेस आते हैं, तभी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों के दरमियान इंटरप्रिटेशनल का मसला आता है और वो इसको रिजोल्व करवाने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हैं। ये कोई क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है जहां मेरे पास भी 2+2 का आंसर 4 ही आएगा, इसके पास भी 2+2 का आंसर 4 ही आएगा, और इसके पास भी 2+2 का आंसर 4 ही आएगा। जब भी एक सब्जेक्ट थ्योरेटिकल या क्वालिटेटिव सब्जेक्ट होगा, तो वहां पे मार्जिन होगा कि इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ सकते हैं, लोगों की इंटरप्रिटेशन वेरी कर सकती है। अगर आप करेंटली अपने कंट्री में जो इतनी इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या किसी भी पर्सपेक्टिव से, वो सारी इनस्टेबिलिटी की वन ऑफ द रीजन क्या है कि लोग इंटरप्रिटेशनल इश्यूज का फायदा उठा रहे हैं। पीटीएम गवर्नमेंट ने इलेक्शन की अलग इंटरप्रिटेशन की हुई है, आर्मी वाले मुल्क को अलग तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं, जो पीटीआई की पार्टी है वो एक अलग इंटरप्रिटेशन पे चल रही है। इन दी एंड कौन सी इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है, ये तो आपकी कोर्ट ही फैसला कर रही होगी। लेकिन इन सबके दरमियान फड्डा क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फड्डा इंटरप्रिटेशनल मैटर का है। जब भी कोई सब्जेक्ट, जब भी कोई मैटर क्वालिटेटिव होगा, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं कुछ अलग समझ रहा हूँ, ये कुछ अलग समझ रहा है, ये कुछ अलग समझ रहा है। इवन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रैक्टिकली फॉर्म्स लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है। मैंने अपना कोई 5-6 साल का अर्सा केपीएमजी के टैक्स डिपार्टमेंट सर्व किया है। बहुत सारी टैक्स एडवाइस या बहुत सारे टैक्स के मैटर्स मैंने पर्सनली खुद ऐसे देखे हैं जिसमें केपीएमजी का कोई अलग व्यू होता है, फर्गुसन का कोई अलग व्यू होता है, ईवाई का अलग व्यू होता है, डिफरेंट लॉयर्स की कोई अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। इवन अभी तो बिल्कुल आप सीए की जर्नी में आए हो, कैफ 2 की क्लासेस लेना स्टार्ट किए, लेकिन जब 1.5-2 महीने का अर्सा गुजर जाएगा या थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, और फिर जब तुम आईकेप लाइब्रेरी में या अपने और दोस्तों के साथ कभी कंबाइंड स्टडीज वगैरह करने बैठोगे जो कहीं और से क्लासेस ले रहे हैं, तो तुम्हें हो सकता है कि ऐसी चीजें नजर आए कि यार ये तो सर मुनीर शफी ने अलग तरीके से बताई है, सर मुर्तजा ने अलग तरीके से बताया, या सर तारिक दुनिया ने यहाँ पे कोई और बात बताई थी, सर मुर्तजा ने कोई और बात बताई। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक टीचर सही बता रहा है या एक टीचर गलत बता रहा है। हर बंदा अपने हिसाब से अपना व्यू या अपना ओपिनियन डेवलप कर सकता है, लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि मैं कोई बात पढ़ के कोई भी व्यू डेवलप कर दूं। उस ओपिनियन के पीछे, उस इंटरप्रिटेशन के पीछे कोई ना कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट्स का होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें टेक्स्ट में 100% चीजें कवर करवाई जा रही है तो 90% चीजें मेरी, सर तारिक और सर मुनीर शफी की अलग अलग होगी। ऐसा हार्डली 1 या 2% जगह पे हो जहां पे मेरा व्यू अलग हो सकता है, सर तारिक दुनिया का व्यू अलग हो सकता है, और सर मुनीर शफी का व्यू अलग हो सकता है। इवन 1 या 2% में आप देखेंगे कि टीचर्स और आईकेप के दरमियान भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा कि आपको क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा होगा, लेकिन जब आप आईकेप का सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो आपको कोई और ट्रीटमेंट नजर आ रही होगी। इसका अगेन हरगिज ये मतलब नहीं है कि एक बंदा सही है एक बंदा गलत है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बंदे ने एक व्यू या ओपिनियन डेवलप करने के लिए कुछ और बेसिस नहीं हो,
दूसरे बंदे ने एक व्यू या इंटरप्रिटेशन डेवलप करने के लिए कोई और आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट किए हो। लेकिन स्टिल हमने इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, इस क्वालिटेटिव सब्जेक्ट में इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को कम से कम रखना है, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को मिनिमाइज रखना है, ताकि सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट हो रही हो। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन। सर क्या मतलब है इनका, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन? कि जब भी आप लॉ के किसी प्रोविजन को रीड करोगे, इंटरप्रेट करोगे या समझोगे, तो आपने कुछ बुनियादी बेसिक पिलर्स को अपने जहन में रखें। ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डिफरेंट किताबों से मिलता है। ये बेसिकली बेसिस बताई गई है कि किसी भी कानून को रीड करने के लिए आपने ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ क्या बातें लिखी है उसे मैं रीड करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जितनी डेफिनेशन रीड करवाऊंगा, अभी तक तो वैसे हमने कोई डेफिनेशन रीड नहीं की है, लेकिन अब आज की क्लास से हम डेफिनेशन वगैरह को कवर करने लगेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ में जितनी भी डेफिनेशन है ना, उनको हम तीन कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं, या तीन कैटेगरीज की डेफिनेशन होगी। वन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड हाइब्रिड डेफिनेशन। सर क्या फर्क है इन तीनों डेफिनेशंस में, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, या हाइब्रिड डेफिनेशन? सर वो डेफिनेशन जो मीन्स के लफ्ज से स्टार्ट हो ना, वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। अगर एक डेफिनेशन मीन्स के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। अगर एक डेफिनेशन इंक्लूड्स के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप आने वाले वक्तों में टैक्स की डेफिनेशन देखोगे ना, तो टैक्स की डेफिनेशन है टैक्स मीन्स। और आने वाले वक्तों में इनकम की डेफिनेशन देखोगे, तो इनकम की डेफिनेशन है इनकम इंक्लूड्स। तो अगर एक डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। अगर एक डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। और हाइब्रिड डेफिनेशन क्या होगा? सर वो डेफिनेशन जो मीन से स्टार्ट भी होगी और आगे जाके उसमें इंक्लूड का लफ्ज भी आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में रेंट की डेफिनेशन कवर करवाई जाएगी। रेंट की डेफिनेशन है रेंट मीन्स कुछ बातें लिखी है, और फिर उसके बाद लिखा है इंक्लूड्स और कुछ बातें लिखी है। तो अगर एक डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही है, एक्सक्लूसिव। अगर एक डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है, इंक्लूसिव। और अगर एक डेफिनेशन मीन से स्टार्ट भी हो रही है और आगे जाके इंक्लूड का लफ्ज भी आ रहा है, तो इसे हम हाइब्रिड डेफिनेशन का नाम दे रहे होंगे। अब इन तीनों में फर्क क्या है? अगर एक डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, अगर एक डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि मीन के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आप उस लफ्ज के कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को टोटली इग्नोर कर दोगे। अगर एक डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ में एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि मीन से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आप उस लफ्ज के कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को टोटली इग्नोर कर दोगे। लॉ मेकर ने जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर लॉ मेकर कह दे, अगर लॉ मेकर कह दे कि टेबल मीन्स चेयर, अगर लॉ मेकर इनकम टैक्स लॉ में कह दे कि टेबल मीन्स चेयर, तो अब टेबल को हम अपनी कॉमन लाइफ में डिक्शनरी मीनिंग में क्या कहते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज जिसकी चार टांगे और ऊपर एक लकड़ी का तख्ता लगा हुआ, जिसको हम लाइब्रेरी के तौर पे या खाना खाने के लिए इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लॉ में करने क्या कह दिया, टेबल मीन्स चेयर। तो अब भूल जाओगे कि डिक्शनरी में या कॉमन लाइफ में हम टेबल किसको कहते हैं। अब हम लॉ की बात मानेंगे, अब हम कुर्सी को टेबल का नाम दे रहे हैं। सिर्फ एक ऐसी मैंने एग्जाम्पल दी आपको समझाने के लिए कि अगर किसी चीज की डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, तो अब आप भूल जाओगे डिक्शनरी में हम उसको क्या कहता है। हम ये देखेंगे कि लॉ मेकर ने उसको कैसे डिफाइन किया। तो मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूं। व्हाट इज एक्सक्लूसिव डेफिनेशन? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट विद मींस एंड एक्सक्लूड द कॉमन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म डिफाइन। अगर ये डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, आप इसकी कॉमन डिक्शनरी मीनिंग्स को इग्नोर कर दें, लॉ मेकर ने जो डेफिनेशन दी है बस उस डेफिनेशन को आप फॉलो कर रहे होंगे। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन जो इंक्लूड्स के तरफ से स्टार्ट हो रही है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि अब आप कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को भी अडॉप्ट करोगे, और लॉ मेकर ने जो इंक्लूजन या एडिशन डेफिनेशन में कवर किए है वो भी उस चीज के मतलब में शामिल कर दो। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि वो लफ्ज जिसकी आप कॉमन डिक्शनरी मीनिंग को भी फॉलो करना है, और लॉ मेकर ने जो चीज इंक्लूड की है, शामिल की है, उसे भी उस लफ्ज के अंदर शामिल कर दो। कहता है दैट स्टार्ट विद इंक्लूड्स एंड रिटेन द कॉमन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म
बट ऑल्सो मेक सर्टेन एडिशन और डिलीशन टू इट। यानी आप इसके डिक्शनरी मीनिंग को भी फॉलो करोगे, लॉ मेकर की एडिशंस को भी कंसिडर कर रहे होगे। और तीसरी डेफिनेशन है हाइब्रिड डेफिनेशन। हाइब्रिड डेफिनेशन भी एक तरह से एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ही है। यानी आप भूल जाओ कि उसकी कॉमन डिक्शनरी मीनिंग क्या है। लॉ मेकर ने जो डिफाइन किया, लॉ मेकर ने जो इंक्लूड किया, वही चीजें हाइब्रिड टर्म के अंदर कंसिडर की जाएगी। कहता है start with means but then goes on to use include to include certain specific cases in the definition. Hybrid definition is a type of exclusive definition, यानी कि हाइब्रिड डेफिनेशन के केस में भी आप डिक्शनरी कॉमन लाइफ के मीनिंग को इग्नोर कर दोगे, लॉ मेकर की डेफिनेशन को ही कंसिडर कर रहे होगे। क्या ये बातें समझ आती है हमें? इसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशंस का क्या स्ट्रक्चर है उसके हवाले से मैंने एक डायग्राम बनाई है। देखिए इस चीज को समझिएगा। मैंने आपसे कहा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, एक तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चैप्टर्स दिए हुए हैं, फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शेड्यूल्स दिए हुए हैं, फिर चैप्टर्स के अंदर पार्ट्स आ रहे हैं, सेक्शंस आ रहे हैं, सब सेक्शंस आ रहे हैं, क्लॉजेस आ रहे हैं, सब क्लॉजेस आ रहे हैं। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जितने भी सैकड़ों सेक्शंस है ना, हर सेक्शन की कोई ना कोई रेलेवेंस, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस, कोई ना कोई रीजन है देने के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सैलरी का सेक्शन देखोगे तो सैलरी के सेक्शन में सैलरी की टैक्सेशन को डिफाइन किया गया होगा। जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन देखोगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन में इनकम फ्रॉम बिजनेस के तरीकेकार को बयान किया गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन ऐसा है जिसका टाइटल ही है डेफिनेशंस, और ये हर टैक्स लॉ में होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन ऐसा है जिसका टाइटल ही है डेफिनेशंस, यानी कि इस सेक्शन में डेफिनेशंस दी हुई है, और वो है सेक्शन टू। सेक्शन टू में कोई 70-80 लफ्जों की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन टू में कोई 70-80 लफ्जों की डेफिनेशन दी हुई है। अब सेक्शन टू में जिन चीजों को डिफाइन किया गया है ना, ये डेफिनेशन पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए रेलेवेंट है। ये डेफिनेशन पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए रेलेवेंट है। सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन टू में इनकम के लफ्ज को डिफाइन किया गया। सेक्शन टू में इनकम के लफ्ज को डिफाइन किया गया। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जहां जहां इनकम का लफ्ज आ रहा होगा ना, उसके मीनिंग के लिए हम सेक्शन टू की डेफिनेशन को रेफर करें। सेक्शन टू डेफिनेशंस का एक जनरल सेक्शन है। सेक्शन टू में जिन जिन चीजों की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, ये डेफिनेशन पूरे इनकम टैक्स के कानून के लिए रेलिवेंट है। यानी जहां जहां वो लफ्ज इस्तेमाल होंगे जिसको सेक्शन टू में डिफाइन किया गया है, आप उसकी मीनिंग के लिए, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेक्शन टू की डेफिनेशन को रेफर कर रहे होंगे। इसके अलावा डेफिनेशंस आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के और भी बहुत सारे सेक्शंस में मिलेंगी। जैसे अगर हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन टू है, उसमें कुछ 70-80 टर्म्स को डिफाइन किया गया है। और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कुछ कुछ लफ्जों को डिफाइन किया गया है। बाकी सेक्शंस में जो डेफिनेशंस दी गई हैं, उनकी मीनिंग पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए रेलिवेंट नहीं है। उनकी मीनिंग उस रेलिवेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये मैंने आप लोगों के सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ओपन किया है। आप लोगों को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से डायरेक्टली कैफ 2 लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जब आप इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पे आओगे तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स के लॉ से चीजों को कवर करोगे, और आपको एग्जाम में इजाजत भी होती है कि आपके जो ऑर्डिनेंस है ये एग्जाम में ले जा सकते हो। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जितने सबसेक्शन है उसका पूरा इंडेक्स आ रहा है। ये सारे सबसेक्शन का इंडेक्स आ रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो सेक्शन टू, इसके आगे क्या लिखा है? डेफिनेशंस। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन टू है जिसका टाइटल ही क्या है? डेफिनेशंस, यानी कि डेफिनेशंस दी हुई होगी। अब मैं अगर इसको आगे लेके जाऊं तो ये सारे सेक्शंस के नाम आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे शेड्यूल्स आ रहे होंगे। ये शेड्यूल से स्टार्ट हो गए। ये फर्स्ट शेड्यूल, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फर्स्ट शेड्यूल रेट ऑफ टैक्स का होगा। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल के बाद क्या था? सेकंड शेड्यूल किस चीज का? एग्जेम्पशंस है, टैक्स कंसेशंस का। सेकंड शेड्यूल के चार पार्ट थे। पार्ट वन एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम,
पार्ट 2 रिडक्शन इन टैक्स रेट, पार्ट 3 रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, पार्ट 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। सेकंड शेड्यूल के बाद क्या था? थर्ड शेड्यूल किस चीज का? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। तो ये डेप्रिसिएशन की बातें आ रही है। इसी तरीके से टोटल तो 14 तरह के शेड्यूल है, लेकिन आपके लिए सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेड्यूल रेलेवेंट है। अब देखें, ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेशन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट। मैंने अभी ये सेशन आपको कवर नहीं करवाया, बाद में कवर करवाऊंगा। इस सेशन में ये बताया है कि इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कानून का नाम क्या है, ये कहाँ अप्लाई होगा, ये कब से अप्लाई होगा। इसके बाद सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का, जिसका मैं एग्जाम्पल देने लगा हूं। अब सेक्शन 2 में कहता है इन दिस ऑर्डिनेंस, यानी इन दिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपीटेड इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, यानी ये वाली चीजों का ये मतलब होगा अनलेस कि किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई और डेफिनेशन प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड। सर ये कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन। कैसे पता चला? इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद डेफिनेशन आई है एक्टिव टैक्स पेयर। कहता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मींस, ये कौन सी डेफिनेशन होगी? एक्सक्लूसिव, क्योंकि मींस से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह अमलगमेशन मींस, यानी कि ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस हैं जो कि सेक्शन 2 में आ रही है। सेक्शन 2 में जो जो डेफिनेशन आ रही है ये फॉर द पर्पस ऑफ इंटायर ऑर्डिनेंस रेलिवेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है डिविडेंड की, डिविडेंड इंक्लूड्स। इसका मतलब ये है कि डिविडेंड की डेफिनेशन ये दी हुई है सेक्शन 2 में। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जहां कहीं भी डिविडेंड का लफ्ज आएगा ना, तो हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन को रेफर कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है? इसी तरह जब आप सेक्शन 2 के बाद आगे बढ़ोगे तो सेक्शन 2 के बाद हमारे पास और सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमारे पास सेक्शन 2 के बाद और सेक्शन स्टार्ट होगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन में और भी डेफिनेशन दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की हद तक बता रहा हूं। सेक्शन 4 है सुपर टैक्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन। ये कुछ सुपर टैक्स का सेक्शन है। इसके सब सेक्शन 2 में कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इनकम शैल बी सम ऑफ द फॉलोइंग, और लिखा हुआ है कि इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी। अब इनकम की एक डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है, वो डेफिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंटायर ऑर्डिनेंस है। और इनकम की एक डेफिनेशन सेक्शन 4B में दी हुई है। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 4B में जो इनकम की डेफिनेशन दी हुई है ना, वो सिर्फ सेक्शन 4B के लिए रेलेवेंट है। यानी सेक्शन 4B में जहां इनकम का लफ्ज आएगा तो सेक्शन 4B की डेफिनेशन देखूंगा। बाकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जहां इनकम का लफ्ज आएगा तो हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन को देख रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? तो वापस से अगर हम अपनी डायग्राम पर आए, यही बात है मैंने आपकी डायग्राम में लिखी है कि वो लफ्ज जो कि आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है, वो लफ्ज जो कि आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है, आपने ये देखना है कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है। अगर तो वो चीज डिफाइंड है सेक्शन 2 में, अगर तो वो चीज डिफाइंड है सेक्शन 2 में, देन दैट डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फॉर द इंटायर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और अगर वो लफ्ज डिफाइंड है किसी और सेक्शन में, देन दैट इज एप्लीकेबल फॉर दैट स्पेसिफिक सेक्शन ओनली। तो वो डेफिनेशन सिर्फ उस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए रेलिवेंट कंसिडर की जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? अब अंग्रेजी में तो मेरे ख्याल है हजारों या लाखों लफ्ज हो सकता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अंग्रेजी के सारे लफ्ज को तो डिफाइन नहीं कर सकता, उसने कुछ लिमिटेड लफ्ज है 50, 60, 70, 100 जिसको डिफाइन कर दिया है। तो सर उन लफ्जों का क्या करेंगे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड ही नहीं है, यानी वो सारे अल्फाज जो कि लॉ में डिफाइन ही नहीं किए गए, उनके लिए क्या करेंगे? सर इनके लिए फिर हम कॉमन डिक्शनरी मीनिंग्स को अडॉप्ट कर रहे होंगे। वो मीनिंग्स को अडॉप्ट करेंगे जो कोर्ट ऑफ लॉ ने अपने डिसीजन वगैरह में एक्सप्लेन किया है। यानी कुछ 100 के करीब टर्म्स ऐसी होंगी जो इनकम टैक्स में डिफाइंड होंगी, इनकम टैक्स की डेफिनेशन को देखेंगे। लेकिन अंग्रेजी की जबान में तो हजारों सैकड़ों लफ्ज आ रहे होंगे ना, तो बाकी सारे अल्फाज जो लॉ में डिफाइन नहीं है, उसके लिए हम कॉमन मीनिंग्स को देखेंगे, उसके लिए हम कोर्ट ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन और कोर्ट ऑफ लॉ की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये बातें समझ आती हैं? सर और भी कुछ हमारे पास रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आ रहा है, लेकिन इनको मैं फिलहाल रीड नहीं कर रहा। हम पर्संस के चैप्टर की तरफ चलते हैं।